कहना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा कोई पहली चिंगारी नहीं है जनजातीय आंदोलन के रूप में। अगर हम गौर से देखें तो भारतीय इतिहास, जो ज्ञात इतिहास है, उसमें 1966 से अगर देखा जाए तो हमें क्रमबद्ध आदिवासी जन विद्रोह का इतिहास हमें मिलता है। और ऐसा नहीं मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ संथाल परगना या छोटा नागपुर इलाके में मिलता है, पूरे अखिल भारतीय स्वरूप उसका। यानी कि अगर आप देखें तो चिटागांव, जो आज का बांग्लादेश है, वहां भी चकमा विद्रोह दिखाई देता है। यानी कोई भी ऐसी जनजाति नहीं है जिसने विद्रोह न किया हो और किसी न किसी जननायक के साथ किया है, चाहे वो उस क्षेत्र का लोकल स्थानीय राजा रहा हो उसके साथ मिलकर के, यानी कि जिसको कहा जाए कि जो क्षेत्रीय अस्मिता है, जातीय अस्मिता है, उस अस्मिता के सरोकारों से युक्त आदिवासी जीवन कितना महत्वपूर्ण है, इसका एक सिलसिलेवार हमें इतिहास दिखाई देता है। जरूरत इस बात की है कि हमें इस पूरे इतिहास को लिपिबद्ध करना होगा, क्योंकि बहुत कुछ मौखिक है और अभी मौखिक इतिहास के लेखन संरक्षण की बात चल रही है, लिख रहे हैं लोग। लेकिन अगर हम इतिहासकारों से उम्मीद करें कि वही इतिहास लिखेंगे तो ऐसा नहीं है। अब हमें भी, यानी साहित्य का विद्यार्थी भी इतिहास लिखे तो अच्छी बात है, यानी संरक्षण होना चाहिए। और इतिहास को कभी भी हम एक पक्षी दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूँ, या ये जो फेहरिस्त मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में लगातार आपको आदिवासी विद्रोह की जो कड़ियाँ हैं वो नजर आती हैं और बड़े बड़े नाम नजर आते हैं। कम से कम जाने हुए नाम, 3 नाम तो हम जानते हैं। तिलका मांझी को ले लीजिए, सिद्धू कान्हू को ले लीजिए, बिरसा मुंडा को ले लीजिए, एक ही जगह से। और सब मजे की बात आप देखिए कि सबसे ज्यादा आदिवासी जो विद्रोह हुआ है उसका इलाका कौन सा है? तो देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा इलाका है संथाल परगना और आपका छोटा नागपुर का ये जो पूरा इलाका है, वहाँ सबसे ज्यादा विद्रोह। यानी यहाँ पर जो जनजातियां हैं उन्होंने सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया है, लड़ा है, लड़ाई लड़ी है, और उसका असर भी आपको दिखाई देता है। मजे की बात आप ये देखिए कि दूसरे विश्व युद्ध में अंडमान निकोबार के जो स्टैनली, जारवा, ये जो आदिवासी हैं, इनका भी योगदान है। इन्होंने भी, जो जापानीज सेना आई तो वहां पर रुकते हैं, उनका विरोध करते हैं और उन्हें वहां से खदेड़ते हैं। आजादी के बाद आप देखिए तो तभी हमें ये सब तमाम चीजें दिखाई देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो आदिवासी विद्रोह को एक आधार देती है, विद्रोह का एक रूप देती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आदिवासी क्षेत्र निर्धारित हैं। पहला क्षेत्र वो है 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में अगर आप देखें तो पहला क्षेत्र वो है जहां पर आदिवासियों के जमीन की जो व्यवस्था है वो ठीक उसी तरह से है जैसे हमारी व्यवस्था, यानी दाखिल खारिज वो हो सकता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये जो इलाका है, और दक्षिण का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो आदिवासी हैं वो, उनका नाम जमीन में है, यानी दाखिल खारिज में उनका नाम समाहित है। यानी उनकी जो एक पूरी, जिसको कहा जाए कि लेकिन बावजूद इसके आप देखिए, गौर कीजिए कि बावजूद इसके उनकी अपनी जो एक आदिवासियत परंपरा है, जो अस्मिता है, उसे वो लेकर के चल रहे हैं। दूसरा वो क्षेत्र है जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वो दूसरा इलाका, यानी हमारे संविधान में वो दूसरे तरह का आदिवासी क्षेत्र है जहां पर ना आप जमीन ले सकते हैं उस क्षेत्र में, और संरक्षित इलाका है जहां आप जमीन नहीं ले सकते और न वो बेच सकते हैं। वो पूरा इलाका नॉर्थ ईस्ट का है। और तीसरा ऐसा इलाका है जिसका भी हमने जिक्र किया, अंडमान और निकोबार, जो संरक्षित है उनके लिए, यानी उनको डिस्टर्ब न किया जाए, वहाँ किसी भी तरह का आना जाना। अभी
अभी भी स्टैनलीज जो है वो उस रूप में है, आप जानते हैं उस चीज को। ये बहस का ही बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं इस बात को ये कह रहा हूं कि आप समझिए कि आदिवासी जो जीवन है वो कोई कटा हुआ जीवन नहीं है। दरअसल आदिवासी जो जीवन है वो पूरा का पूरा अपनी परंपरा, अस्मिता और गेय इतिहास में, यानी मौखिक इतिहास को जो ले करके चल रहे हैं, ढो नहीं रहे हैं। मजे की बात आप देखिए, ढो नहीं रहे, ले करके चल रहे हैं, जिस पर उन्हें गौरव है और होना चाहिए। तो एक लंबा सिलसिलेवार जो परंपरा है, उनकी परंपरा है, इतिहास का जो पूरा रुख है, उसकी अस्मिता की वो लड़ाई लड़ते चले आए हैं 18वीं शताब्दी से पूर्व भी, और लिखित इतिहास में मिलता है। ये अलग बात है कि कभी हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और उसके पहले और भी शासकों के खिलाफ लड़े। तो हम सीधे आते हैं कि बिरसा मुंडा जो कि हमारे जननायक के रूप में कैसे खड़े होते हैं हमारी आज़ादी की लड़ाई में, वो एक जननायक की भूमिका कैसे अदा करते हैं, और क्यों वो इतिहास के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक हाशिया बन करके रह जाती है। दरअसल एकहरी दृष्टि से आजादी को देखने की नवैयत ने इन तमाम जननायकों को साइडलाइन कर रखा है। और जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य को विविध संदर्भों के साथ जोड़ करके देखते हैं, तब हमें दिखाई पड़ता है कि नहीं, इस देश में किसानों का भी विद्रोह हुआ है और उन्हें भी आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आदिवासियों का भी है, उन्हें बनाया जाना चाहिए। बिरसा मुंडा की पूरी जो जिंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ 25 साल की, और 25 साल की जो जिंदगी है वो मुझे नहीं लगता, जिसे हम कहते हैं अपनी आश्रम व्यवस्था में अगर हम कहें तो वो तरुण अवस्था ही है। लेकिन बिरसा मुंडा ने 25 साल की अवस्था में सब कुछ देखा। यानी आप गौर कीजिए कि जिसे जो अनुभव हम 70-80 साल की उम्र तक होने में पाते हैं, बिरसा मुंडा ने उसे 25 साल में पाया। ये सबसे बड़ा पक्ष। और मुझे याद है जो बहुत ही कम उम्र में इतना अनुभव पाते हैं, जैसे साहित्य जगत में प्रसाद, मुक्तिबोध, आप गौर कीजिए कि कितने बड़े और कितनी ऊंचाइयों तक ले जाने वाले। ठीक उसी तरह से बिरसा मुंडा भी अपने इस छोटे से टाइम स्पैन में, अपने इस छोटे से काल में बहुत बड़ा काम किया। और ये काम क्यों बड़ा था, इसके पीछे एक और लॉजिक है। मैं कम से कम ऐसा समझता हूँ कि उनकी जो मृत्यु हुई वो साधारण मृत्यु नहीं है, संदेहास्पद मृत्यु। कहते हैं कि उन्हें जहर देकर के धीरे धीरे मार दिया था। यानी इस उम्र में यह जो युवक है, अगर ये जिंदा रहा तो यह आग बन जाएगा, जो चिंगारी हो आग बनेगा। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मोर्चा, आदिवासी क्षेत्र का एक बड़ा मोर्चा ये बार बार खोलेगा। इसलिए अंग्रेजों ने इसे शिद्दत से खत्म करने की कोशिश की। तो अंग्रेजों की एक ये पहल रही है, हमेशा पहल रही है। ऐसा उन्होंने गांधी के साथ भी किया। गांधी जब मोतिहारी में थे तो मोतिहारी में जो बत्तख मियाँ वहाँ पर खानसामा हुआ करते थे, तो बत्तख मियाँ को यह कहा गया कि भाई आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपको उन्हें जहर देना है। और बत्तख मियाँ ने सरकारी नौकरी जो है उसे छोड़ना मंजूर किया, लेकिन उस जो आज़ादी की लौ थी उसे बुझने से रोका। तो यह भी एक आज़ादी के बीच एक बड़ा योगदान है। यानी इतिहास का यह भी एक पहलू है। यानी आज़ादी के जननायक ऐसे भी हैं जो दीपक के नीचे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को भी हमें ये मौखिक इतिहास में हमें मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी, तो बिरसा मुंडा की जो पूरी लड़ाई है वो किन बातों को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और ये महत्वपूर्ण पक्ष इस रूप में भी है कि वही कारण है कि जिससे हमारी जो भारतीय आज़ादी की लड़ाई है, जो किसानों से जुड़ करके चलती है, उसके भी वही कारण है। अंग्रेजों ने एक तरह की व्यवस्था बनाई और उसमें उन्होंने सामंतवाद को प्रश्रय दिया, सामंतवादी व्यवस्था दी। आप जानते हैं कि अंग्रेज, इसके पहले हमें एक बात और समझनी चाहिए। जमीन पर मालिकाना हक का क्या मतलब होता है।
आदिवासी जीवन जो है वो सामूहिकता का जीवन है, वैयक्तिकता का जीवन नहीं है। इसलिए कई बार हम आदिवासी को या उनकी जो नवैयत उसे समझने में भूल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जमीन पर मालिकाना हक हमारा होता है, लेकिन वो पूरे समूह का मालिकाना हक मानते हैं। उनके यहाँ क्षेत्र होती, टेरिटरी होती, बाउंड्री होती है, उनके यहाँ किसी का बटा हुआ खेत नहीं होता है। ये जिसको कहा जाए कि अभी भी बहुत सारे समुदायों में ये मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ संरक्षित है। मैंने कहा ना कि 3 तरह के इलाके हैं, तो जो अपनी पुरानी जो परंपराएं हैं, जो जिसको कहा जाए कि जमीनी व्यवस्था है, वो नॉर्थ ईस्ट में है या फिर आपके वहां पर है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अंग्रेजों ने एक्ट पास किया और उस एक्ट के तहत जो जंगल थे उस पर राज का अधिकार होगा, ऐसा करते हुए, और जंगल के दावेदारों को, महाश्वेता देवी का उपन्यास है, आप जानते हैं, तो जंगल के जो दावेदार हैं उन्हें बेदखल किया गया। जंगल से कहा गया कि ये जंगल किसका है, सरकार का है, और उन्होंने उसका दोहन किया। आप गौर कीजिए कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप जितना भी आदिवासी साहित्य पढ़ते हैं तो आपको ये सरना एक शब्द आता है। सरना क्या है? सरना वह स्थल है जहाँ पे वृक्ष को सम्मान के साथ देखा जाता है। तो आदिवासी जीवन में प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके सरना में सबसे पुराना जो शीशम का वृक्ष होता है उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और उसे वो तब तक नहीं छूते हैं। सरना का टूटी हुई जो डाली है उसे तब तक नहीं छूते हैं जब तक कि वो जो उनका पौरोहित होता है, जो 1 साल के लिए निर्मित होता है, बनाया जाता है, उसे जब तक वही आकर के उसे उठा कर के भाग। तो आप गौर कीजिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जंगल इनके ही द्वारा खड़ा है। तो जल जंगम और जमीन की जो पूरी लड़ाई है बिरसा मुंडा उसे लड़ते हैं। वे कहते हैं कि जो एक्ट आया है उस एक्ट में हमारी जो स्वाभाविक जिंदगी है, जो हमारी अस्मिता है, जो जंगल से जुड़ी हुई है, वह हमारी स्वाभाविक अस्मिता खंडित हो रही है, और उसके लिए वो लड़ते हैं। लेकिन उससे भी पहले वे मिशनरी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर भी वे देखते हैं कि साहेब सब एक हैं, सबकी टोपी एक जैसी है। साहेब मतलब वह जो जिसके पास बल है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास सब कुछ है, वो एक ही टोपी में रंगे हुए हैं। वो कहने को अलग अलग है, लेकिन सबकी टोपी एक ही जैसी होती है। यानी शोषक और शोषित का एक पूरा का पूरा वो स्लोगन देते हैं कि साहेब की टोपी एक होती है और जो बचे हैं वो शोषित है, शोषक करने वाले सब होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि वो ये कह करके निकलते हैं वहां से, और जो ज्ञान की इकहरी सरणी है, ज्ञान की इकहरी सरणी से तात्पर्य है कि जो मिशनरी स्कूल उस समय काम कर रहे थे, हम ये जानते हैं कि अंग्रेजों के यहाँ आने, यानी कलकत्ता जो क्षेत्र बनने से पहले साउथ में मिशनरीज काम कर रही थी। और आपको मैं बताऊं, यानी अगर ये कहा जाए कि सबसे पहले कहाँ कौन आया, तो अगर इस रूप में देखा जाए तो अंग्रेजों की एक पूरी टोली उससे पहले भी, इजारत से पहले भी मिशनरी के रूप में साउथ में काम कर रहे थे। तो मिशनरीज का जो काम था वो यहाँ उनके काबिज होने से पहले से ही चल रहा था। तो उन्होंने जो मैटर कलेक्ट किया था, यानी भाषाई जो उनका पूरा एक वो था, यही कारण है कि आप गौर कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह में वो सिर्फ इसलिए प्रवेश कर पाए क्योंकि मिशनरीज ने उन्हें स्पेस दिया आगे बढ़ने का। ये अलग बात है कि नागाओं से उनका लंबा युद्ध चलता रहा, नागाओं ने बांस की बंदूक बनाई। मैं इस संदर्भ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदिवासी लड़ने में विश्वास नहीं रखता। अगर लड़ने में विश्वास रखता तो वो भी तोप बना सकता था, लेकिन वो एक जिसको कहा जाए कि प्रिमिटिव एज से जो उसके पास तीर धनुष है, उसी तीर धनुष और भाले के सहारे, कुल्हाड़ी के सहारे आज भी वो अपना जीवन जीता है। जिसका शहरीकरण न हुआ हो, आज भी देखें तो उनके प्रतीक वही है, बंदूक उनका प्रतीक नहीं है उस रूप में। तो समझिए कि इस तीर और भाले की नोक पर बिरसा मुंडा ने
अपनी लड़ाई लड़ी, अपने जीवन के 3 साल, जो अंतिम 3 साल है। लेकिन उसके पहले बिरसा बनने की जो कहानी है, बिरसा बनने की कहानी इस रूप में आती है कि बिरसा जो अकाल पड़ता है और उस अकाल में वो देखते हैं कि जो जमींदारी है, प्रथा है, वो जिस तरह से लगान मांग रही है और लगान हम देने को तैयार नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो लगान कहाँ से देंगे। वहीं से बिरसा मुंडा का जो एक नेतृत्व वाला आंतरिक पक्ष था वो उभर करके सामने आता है और वे अपने आप को भूल जाते हैं और वो फिर मुंडा हो जाते हैं, मुंडा समाज के मुंडा हो जाते हैं और वो उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उन्हें जीने के तमाम रास्ते दिखाते हैं और संघर्ष करते हैं, विरोध करते हैं। विरोध ही उसका एक आधार था। तो इस तरह से लगान न देने की जो एक पूरी शुरुआत वो कराते हैं, विद्रोह करते हैं। हालांकि 1 साल का ही वो था, उसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाता है। ये बिरसा बनने की कहानी है। लेकिन इस 1 साल में उन्होंने एक उपाधि प्राप्त की, धरती आबा, यानी धरती का भगवान। आप आज भी अगर झारखंड में जाएं तो आप देखेंगे कि बिरसा मुंडा इस रूप में चर्चित है, धरती आबा के रूप में चर्चित हैं वो। और फिर उन्होंने उलगुलान की जो शुरुआत की 1897 में, वो फिर इतने दिनों के बीच में उन्होंने 5 साल में उन्होंने लगातार गुरिल्ला युद्ध किया, छापेमारी युद्ध किया। क्यों? क्योंकि उनके पास अंग्रेजों की बंदूक के समक्ष लड़ने का हथियार नहीं था। ऐसे में आप गौर से देखिए कि शिवाजी को हम इसी रूप में याद करते हैं, गुरिल्ला युद्ध के। तो ये एक बड़ा पक्ष है, उसी रूप में वो भी लड़ते हैं अपनी लड़ाई। लेकिन उनका जो उलगुलान है वो रंग ला रहा था और यूं देखा जाए तो अंग्रेज परास्त भी हो रहे थे, लगातार परास्त हो रहे थे। लेकिन इन 3 वर्षों में, जीवन के अंतिम 3 वर्षों में, उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी और कहते हैं कि 1900 में ही, जनवरी 1900 में ही वो पकड़े गए। वो जब पकड़े गए तो या पकड़े जाने से पहले वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे जिसमें कि 400 लोग मारे गए। यानी आप समझिए कि 400 लोग अगर मारे गए तो और कितने लोग मारे गए होंगे। यानी एक बड़ी जनसभा को वो व्यक्ति संबोधित कर रहा था जो कि जिसकी उम्र 25 साल थी। उसमें बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। उस समय का जो अखबार है स्टेट्समैन, 25 तारीख का जो अखबार है उसमें जो डेटा निकला वो यही निकला, 400 लोग मारे गए, उसमें से 184 सिर्फ महिला और बच्चे। यानी आप समझिए कि पूरा का पूरा समुदाय अपने जननायक को लेकर के खड़ा था और उसकी लड़ाई में शामिल था। उसके बाद बहुत कुछ संदेहास्पद है और फिर हमने अभी इससे पहले बातचीत की ही है कि उनका उलगुलान लगातार चलता रहा और ये 3 साल के भीतर जब वो पकड़े जाते हैं कान्हा नदी के पास, तरह तरह की किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं। तो जब पकड़े जाते हैं तो उन्हें रांची जेल भेजा जाता है और रांची जेल में उनके साथ जो बदसलूकी होती है, बदसलूकी के बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर नहीं जाते हैं और उन्हें जो प्रताड़ित किया जाता है और फिर एक दिन ये पता चलता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई है और ये कहा जाता है कि उन्हें धीरे धीरे जहर दिया गया और वो वीरगति को प्राप्त हुई।